गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक विद्या पे। मैं आप लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो हम अपने इस चैनल पे एक नया सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ, 1 क्लास एंड 1 टॉपिक फिनिश्ड। तो इस सीरीज में ये मेरा दूसरा क्लास है। इसके पहले मैं एक क्लास कर चुका हूँ जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाई की है, और आज मैं इस सीरीज़ में क्लासिफिकेशन का ही पार्ट जिससे बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, वो एनिमल किंगडम, उसकी आज मैं ये क्लास लेने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं, इनसे हम शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि हार कर भी हम कुछ न कुछ हमेशा सीख लेते हैं। मतलब अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए होता है तो अच्छी बात है। अगर बाय चांस आपका रिजल्ट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से नहीं हो पाता है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप अगर किसी पेपर को देते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। अगर आप अपने पेपर में सही से अटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको बहुत अफसोस आता है कि भाई ये मैंने गलती करी। तो आपको जो चीज़ सच्चाई है वो एक इंसान को पता होता है। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप सही ढंग से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट एक ना एक दिन बहुत ही अच्छा होगा और निश्चित होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप हमेशा अपने जीवन में रखिए कि आप हारने से डरिए मत। जो लड़ता है वही हारता है, और हारने से आपको कुछ न कुछ हमेशा सीख मिलती ही है। तो ये सुंदर लाइनों के साथ हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे आज क्लास किस प्रकार से है। आज जो हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत के जो किंगडम है, जिसमें क्या है, जो भी जंतुओं को बांटा गया है, उसमें हम देखेंगे कि एनिमलिया में किस प्रकार से सभी जंतुओं को बांटा गया है। और इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ये आप रख लीजिए नोट करके। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इस क्लास के बाद आपको मैं इसका टेस्ट सीरीज भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं यह बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप देखोगे कि आप इस टॉपिक से आपका 1 या 2 मार्क्स हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इस देखते हैं कि ये जो हमारी एनिमल जंतु जगत है, तो जंतु जगत में जो भी जंतु हैं उनको हम लोग जो बांटते हैं, तो पहले तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर और जो हम पहले क्लास में पढ़ लिए हैं उस पे बांटते हैं। फिर यूकैरियोटिक जीव पढ़ते हैं। फिर इसी में परपोषी जीव, स्वपोषी जो जीव होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है इसके पहले वाले क्लास में पूरे डिटेल से पढ़ा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस क्लास को देख लीजिए और फिर इस क्लास को देखिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कहता है वर्गीकरण को हम किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो वर्गीकरण करने का बहुत सारे आधार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आए उठ के देखें और सबको अलग अलग कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको बहुत ही, जितने भी साइंटिस्ट हैं, बहुत सोच समझकर और अलग अलग स्तर पे क्या किए हैं, इनको कैटेगराइज किए हैं, बांटे हैं। जैसे कोशिका स्तर पे भी बांटे हैं। मान लें मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, सेलुलर लेवल पे भी है, ये क्या किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है। फिर उत्तक स्तर पे अलग अलग किया जाता है। मान लें किसी में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, कौन से उत्तक की कमी होती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो है इसको अलग किया जाता है। तो इस उत्तक लेवल पे हम लोग जितने भी सिलेंट्रेटा जीव होते हैं उनको रखते हैं, और कोशिका स्तर पे हम लोग स्पॉन्ज को रखते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर ऑर्गन स्तर पे भी हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। तो इसमें जो प्लेटिनिम्फनीज जो है, ये थोड़ा नाम अटपटा है लेकिन आपको ध्यान रखना है। ये जो है अंग स्तर पे इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर अंग ऑर्गन सिस्टम पे भी हम लोग जो है
प्राणी को अलग अलग करते हैं, जिसमें क्या है एनिलिडा और कॉर्डेटा समूह देखा गया है। तो इन सभी जो स्तर है, अलग अलग लेवल है, जिस पे हम लोग क्या किए हैं, प्राणियों को अलग अलग संगठित किए हैं। अब है इसके अलग जो है दूसरी जो प्रकार की जो बातें हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राणियों को अलग अलग रखा है, जिसमें सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो समितीय होते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर किसी चीज़ को परछाई में देखते हैं या एने में अगर किसी चीज़ का मान लिया जाए ये मिरर है, और अगर आप इधर किसी चीज़ को XYZ ये कोई रख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट हूबहू इधर दूसरी तरफ आपको ऐसा ही दिख रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्री के आधार पे भी इनको प्राणियों को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है असमिति। असमिति मतलब किसी भी केंद्रीय अक्ष के दो बराबर भागों में नहीं बांट जाता। मतलब अगर कोई ऐसा प्राणी है, मान लिया जाए ये एक कोई ऐसा प्राणी है, सपोज दैट, अब इसको आप बांटेंगे तो अगर या तो इस अक्ष पे बांटिए या फिर आप इस अक्ष पे बांटिए, कहीं इधर का फिगर और इधर का फिगर सेम है नहीं है, इधर का फिगर इधर का फिगर सेम है नहीं है, तो फिर क्या है, हम इसको इस प्रकार से बांटते हैं। इसका जो उदाहरण है वो स्पंज है, क्योंकि स्पंज का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल है, ये किसी प्रकार से भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा है रेडियल सिमेट्री, मतलब केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा शरीर को समान दो भागों में बांटता है, जैसे कि हाइड्रा या फिर स्टारफिश। अब देखिए स्टारफिश आपने जो देखा है, इसमें क्या है, स्टारफिश जो होते हैं वो एक स्टार शेप के होते हैं। सपोज दैट ये एक स्टारफिश है, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, स्टारफिश है। तो स्टारफिश में अगर आपको इधर से इसको इस एक्सिस के अनुसार अगर हम इसको काटते हैं या फिर इस एक्सिस के अनुसार काटते हैं, तो ये दोनों पार्ट लगभग सेम होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, और ये पार्ट भी सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस आधार पे इसको इस प्रकार से बांटा गया है कि कुछ ऐसे जीव जिनको क्या है, अगर हम एक्सियल पे काटते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो वो एक दूसरे के सिमेट्री हो, तो इस अनुसार इसको क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। दूसरे जो है बायलिटरल सिमेट्री, मतलब इसमें क्या है, सपोज दैट आप ये समझिए कोई ऐसा एनिमल है, मान लिया जाए ये एक कोई एनिमल है, ये कुछ एनिमल है। अब ये एनिमल है, तो इस एनिमल को अगर हम एक लाइन से काट देते हैं तो ये क्या होता है, अगर दूसरी इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सेम टू सेम हो, क्या हो, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सेम टू सेम हो, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समिति कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये अपने मेढक है, मानव है, अगर मानव को आप बीच से देखेंगे या फ्रॉग को बीच से देखेंगे, अगर ये मान लिया जाता है एक फ्रॉग है, सपोज दैट यह एक फ्रॉग है, तो फ्रॉग का स्ट्रक्चर इस तरह से, अगर इसको हम इस तरह से बांटते हैं तो इधर और ये दोनों साइड जो बन रहा है सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। तो इस प्रकार से भी इनको क्या किया जाता है, बांटा गया है। तो आप ये सिमेट्री के आधार पर जीवों को बांटा गया है। अब कुछ और है, जैसे सीलोम के आधार पे, सीलोम के आधार पे जो है ये भी क्या किया गया है, जो सीलोम के आधार पे भी हम जानवरों को बांटते हैं। जैसे कुछ ऐसे है, जैसे ये फर्स्ट जो सीलोम है कोइलोमेट्स किसको कहते हैं, तो वे जीव जिनमें मेसोडर्म से ढकी हुई वास्तविक गुहा होता है, जैसे केचुआ, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। मतलब आप ऐसा समझिए कुछ ऐसे, एक मान लिया जाए एक ये जीव है, सपोज दैट ये एक जीव है, तो ये जीव है, तो इसको क्या है, इसको इस तरह से मतलब ये बनाया जाता है कि इसके बीच में कैविटी हो, क्या हो, इसको कवर करके इसके बीच में कैविटी हो। तो ये जो कैविटी वाले जीव हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोइलोमेट्स कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया या फिर आर्थ्रोपोडा हो गया, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। फिर है सूडोकोइलोमेट्स। सूडोकोइलोमेट्स में क्या होता है, जिसके शरीर की गुहा पूरी तरह से मेसोडर्म से ढकी नहीं हो, जैसे गोल कृमि। अब कुछ दूसरे एक जीव है, मान लीजिए गोल कृमि आप देखे होंगे, तो वो गोल कृमि जो है इस प्रकार के जीव है जिसमें पूरी तरह से ये ढके हुए नहीं है, कहीं ढके हैं कहीं नहीं ढके हैं। तो ये जो है अलग प्रकार की क्या है, एक इनको
कोलोमेट्स के आधार पे भी जीवों को बांटा गया है। फिर है एसिलोमिनेट्स। एसिलोमिनेट्स वैसे हैं जिनके शरीर में कोई गुहाव नहीं होती, मतलब जिनके शरीर में कोई गैप नहीं होता। वो क्या है, पूरी तरह से जैसे चपटे, कृमि, ये सब, इनको आप बीच में इनके शरीर के अंग उतने विकसित नहीं होते हैं जिनको क्या है कवर करने के लिए कोई खाली जगह होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जीव में क्या है, कोई भी खाली जगह नहीं होता है। अब इनकी क्या कार्य, मान लीजिए आप जो ये हम सर पढ़ रहे हैं, इसमें सिलोम के आधार पे जो ये कैविटी बन रहा है, तो इसका कैविटी का मतलब कार्य क्या है? तो कैविटी का जो मुख्य कार्य है, वो मुख्य कार्य क्या है कि शरीर के जो भी अंग है, भीतरी अंग है, उसकी रक्षा करना, उसको बचा के रखना। अगर मान लिया आपके हार्ट के, अगर शरीर के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, शरीर के अंदर अगर कैविटी नहीं हो तो आपके किडनी कहाँ रहेंगे, आपके लीवर जो है वो कहाँ रहेंगे। अगर ब्रेन के अंदर, ब्रेन जो है हमारा, वो भी क्या है, एक कैविटी में रखा हुआ है, जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टोर है। तो अगर वहाँ नहीं होगा तो वो क्या है, अगर आप गिरते हैं या चोट लगती है तो आपका डैमेज हो सकता है। तो एक कैविटी आपके शरीर को बचाने के लिए है। आप ऐसा समझिए, कैविटी एक प्रकार से कमरा है जिसके अंदर क्या है, आप रह रहे हो। तो आप ये समझिए, और यही सीधी सी मतलब होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे जो इनको क्या है, कभी ये कैविटी चलने में, किसी की गति करने में मदद करते हैं, या फिर क्या करते हैं, किसी को बढ़ने में, या फिर किसी को जल में रहने के लिए, ये सब ये जो है ज़रूरी होते हैं। तो इस आधार पे भी क्या किया गया है, इस आधार पे भी जीवों को वर्गीकृत किया गया है। अब इसके अगले जो कैटेगरिया है, जिनको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं, यानी पृष्ठरज्जु। अब जैसे जो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो नॉन कॉर्डेट्स है। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिसमें वर्टिब्रेटा नहीं पाए जाते हैं, कॉर्डेट मतलब जिनमें क्या है, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होते हैं, उनमें कोई नोटोकॉर्ड पाया नहीं जाता है। जैसे पेरिफोरा से लेके जो इकोनोडर्मिटा तक जो जितने भी एनिमल हैं, सब के सब क्या हैं, अकशेरुकी हैं। कैसे हैं, अकशेरुकी जीव हैं। फिर दूसरे जो हैं या कशेरुकी, या इसी को रज्जुकी कहते हैं, या कॉर्डेट्स कहते हैं। तो जीवन में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं। अगर इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं तो वो कैसे होते हैं, कशेरुकी जीव होते हैं। तो ये इस प्रकार से भी जीवों को बांटा गया है। अब जो हम देखेंगे यहाँ से प्रमुख मेजर फाइलम, आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। जैसे नॉन कॉर्डेटा, जिसमें क्या है, कॉर्डेट नहीं पाए जाते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो पहला जो फाइलम है वो पेरिफेरा है। पेरिफेरा है, क्या है, पोरीफेरा है। तो पोरीफेरा जीव में उन सभी जीव जंतुओं को रखा गया है जिनके शरीर में छिद्र युक्त शरीर होते हैं। उनके शरीर में होल होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है जिसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर हैं। वो पोर क्या करते हैं, उसमें आपके जल को, या फिर उनके जो परिवहन तंत्र है, जो कैनाल सिस्टम है, या फिर जो उनसे जो अपने वो श्वसन करते हैं, वो इसी से करते हैं, इसी छिद्रयुक्त शरीर से करते हैं। तो इस जो है इसी तरह के जो कैटेगरी में रखे गए हैं वो कौन कौन है, एक साइकोन है और एक अस्पंजिला है। ये दो जीव हैं। तो क्वेश्चन में आएगा कि साइकोन या फिर अस्पंजिला को किस संघ में रखा गया है। तो साइकोन या अस्पंजिला को किस में रखा गया है, पेरिफेरा में रखा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, हमेशा यही क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक से ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी स्लाइड से बनते जाएंगे, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या आएगा कि साइकोन या फिर अस्पंजिला जो है उसको किस में रखा गया है, तो पोरीफेरा में रखा गया है। आपको याद रख जाएगा, साइकोन और अस्पंजिला को किस में रखा गया है, पोरीफेरा में रखा गया है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेलेंट्रिटा, या इसी को नाइडेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेंट्रिटा या फिर नाइडेरिया। इसमें क्या होता है, 10 कोशिकाएं होती हैं। मतलब 10 कोशिकाएं जिसके कोर्डोब्लेट शिकार पकड़ने अथवा रक्षा हेतु आर्य समिति होता है। मतलब ये एक प्रकार से इसमें इस तरह से होते हैं कि मान लिया जाए ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, इस प्रकार से इसकी कोशिकाएं होती है, जो क्या करता है, जो अपनी रक्षा भी करता है, और अगर इनको फूड पकड़ना है तो ये इसी से फूड को पकड़ते हैं। तो ये जो शिकार पकड़ने या रक्षा करने के लिए यह एक आर्य समिति
क्या है, एक जीव है। जैसे इसमें हाइड्रा आते हैं और जेलीफिश आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि हाइड्रा और जेलीफिश को किस कैटेगरी में रखा गया है या किस संघ में रखा गया है, तो आपको सेलेंट्रीटा या फिर नाइडेरिया याद रखना है। किस में रखा गया, हाइड्रा और जेलीफिश को सेलेंट्रीटा या फिर नाइडेरिया में रखा गया है। इसके बाद है टीनोफोरा। टीनोफोरा में किसको किसको रखा गया है, तो टीनोफोरा में के चलन हेतु जैव दीप्ति या फिर बायोलुमिनेसेंस का गुण होता है, जिनमें क्या होता है, चलन हेतु दीप्ति, यानी जो चलन कंकित पट्टिकाएं कॉम्प्लेट से चलन, मतलब जो है इस अलग प्रकार से क्या करते हैं, इस तरह से वो मूव करते हैं, तो उसको हम लोग टेनोफोरा में रखते हैं। तो टेनोफोरा का एक जो महत्वपूर्ण एग्जाम है प्लोरोब्रेकिया है। क्या है, प्लोरोब्रेकिया। प्लोरोब्रेकिया को जो है किस में रखा गया है, तो टीनोफोरा में रखा गया है। प्लोरोब्रेकिया को किस में रखा गया है, टीनोफोरा में रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है क्या, प्लेहेमिन्थ्रिज। प्लेंटीहेमिन्थ्रिज में चपटे कृमि, जो इस प्रकार से फ्लैट वार्म होते हैं, इस प्रकार से फ्लैट वार्म होते हैं, चौड़े कृमि होते हैं, आप देखे होंगे जानवरों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। इसके जो है कैविटी नहीं होते, इसके शरीर में कैविटी कम होते हैं। हाँ, या फिर इसे क्या कहा जाता है, अगुह्य, मतलब जिसमें कोई कैविटी नहीं हो। या फिर ये चूसक पेट्स, आप ये देखे होंगे जिसको जोंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोंक। तो ये जैसे फीता कृमि या प्लेनेरिया, फीता कृमि या प्लेनेरिया को किस में रखा गया है, तो प्लेटीहेमिन्थ्रिज में रखा गया है। प्लेटीहेमिन्थ्रिज में किसको रखा गया है, फीता कृमि को और प्लेनेरिया को रखा गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी अपना है वो है क्या, एस्केलमिन्थ्रिज। क्या है, एस्केलमिन्थ्रिज। एस्केलमिन्थ्रिज जिसमें क्या है, गोल कृमि, जिसमें राउंड वार्म, जैसे जिसमें क्या कूट गुहा या आहार नाल पूर्ण, मतलब इसमें क्या है, पूरी तरह से आहार नाल विकसित होते हैं। ये आहार नाल जो है इसमें विकसित होते हैं। और इनके जो शरीर में वो क्या होता है, इनके शरीर में कैविटी भी पाया जाता है। तो इसमें जैसे एस्केरिया और बुचेरिया ये जो है दोनों हैं, एस्केरिया और बुचेरिया, ये दो जीव ऐसे हैं जिनको किस में रखा गया है, एस्केलमिन्थ्रिज में रखा गया। किस में रखा गया है, एस्केलमिन्थ्रिज में रखा गया है। तो आप ये बातों को भी आपको ध्यान रखना है। 6 में आता है एनिलिडा। एनिलिडा में वैसे जीव आते हैं, एनिलिडा में कौन से जीव आते हैं, जिसके खंडीय शरीर होते हैं, मतलब शरीर जो है क्या, खंड खंड आपको देखने में लगेगा कि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। शरीर कैसा होता है, टुकड़े टुकड़ों में बटा होता है। इसमें उत्सर्जन हेतु नेफ्रिडिया होता है, मतलब ये अपने शरीर से उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे केचुआ और जोंक, केचुआ और जोंक जो है ये किस में आता है, एनिलिडा में आता है। किस में आता है, एनिलिडा में आता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, केचुआ और जोंक किस में आता है, एनिलिडा में आता है, क्योंकि इसमें क्या है, उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है अर्थोपोडा है। क्या है, अर्थोपोडा। अर्थोपोडा संघ में जितने भी सबसे बड़ा संघ है, इसमें संधित तौर पे काइटिन का बाह्य अंग या कंकाल होते हैं, मतलब इसमें जो भी जीव जंतु होते हैं आता है क्वेश्चन में, सबसे पहले यही आता है कि अर्थोपोडा जो संघ के जीव जंतु है उसके बाहरी सेल या कंकाल किस चीज़ से बने होते हैं, तो काइटिन से बने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑर्थोपोडा संघ के जो शरीर होते हैं, क्वेश्चन कैसा रहेगा कि ऑर्थोपोडा संघ के जीव का कंकाल किससे बने होते हैं, ये काइटिन से बने होते हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। जैसे तितली हो गया, कॉकरोच हो गया, बिच्छू हो गया, झींगा हो गया, ये जितने भी ज़्यादातर जो भी कीड़े मकोड़े हैं सब के सब किस में आते हैं, इसी संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट जो अपना संघ है वो है मोलस्का। मोलस्का संघ में कौन कौन आते हैं, कहता है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये पहला जो सबसे बड़ा संघ था अपना
ऑर्थोपोडा था। और दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा है, मोलस्का संघ है। इसके में जो जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर कोमल होते हैं, कैसे होते हैं, शरीर कोमल होते हैं और कैल्शियम कवच से ढका होता है, जैसे जो ऑक्टोपस है या फिर घोंघा है। मतलब इसमें जो वो जीव होते हैं जिसको मान लिया जाइए कोई लिविंग और ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको सेल कवर किया हुआ रहता है। जो कवर बनता है वो किससे बनता है, कैल्शियम का या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का भी क्या कह सकते हैं, इसका कवच बना होता है। ये हमेशा ढका होता है, जैसे घोंघा हो गया या फिर ऑक्टोपस हो गया, ये किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। आपसे पूछेगा कि घोंघा और ऑक्टोपस जो है किस संघ में आते हैं, तो वो मोलस्का संघ में आते हैं। नेक्स्ट जो संघ है जिसमें जीवों को रखा गया है वो है एकाइनोडर्मिटा। एकाइनोडर्मिटा जो है उसमें किसको किसको रखा गया है, तो सूल युक्त त्वचा, जल संवहन तंत्र या फिर पुनः समुद्री, मतलब सूल युक्त त्वचा, इनमें त्वचा पाए जाते हैं और जल में संवहन तंत्र, यानी ये जल के जीव, ज़्यादातर जल में जो रहने वाले जीव हैं वो किस में आते हैं, एकाइनोडर्मिटा में आते हैं। किस में आते हैं, एकाइनोडर्मिटा। जैसे तारा मछली या समुद्री आर्चिन, ये सब जो है ये किस में आते हैं, ये एकाइनोडर्मिटा में आते हैं। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि तारा मछली या फिर समुद्री आर्चिन को किस में रखा जाता है, तो वो एकाइनोडर्मिटा में रखा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो रखा गया है उस किस में रखा गया है, वो हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। हेमिकॉर्डेटा में कृमि समान शरीर 3 भागों में बटा होता है, जैसे सूंड, कॉलर और धड़। ये तीन जो है इनके शरीर को 3 भागों में बांट के रखता है। जैसे ब्लेनोग्लोसेस एक जीव है जिनको क्या है, इनको 3 भागों में, इनके शरीर को 3 खंड में बांटा गया, पहला सूंड में, फिर कॉलर और फिर धड़। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्लेनोग्लोसेस को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ब्लेनोग्लोसेस को एक हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। किस में रखा गया है, हेमिकॉर्डेटा संघ में रखा गया है। नेक्स्ट है जो हम बात करेंगे कि कॉर्डेटा संघ जो है ये बहुत ही अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉर्डेटा संघ जो हम अभी पढ़े जिसमें सभी जीवों को रखा गया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉर्डेटा संघ में किसको रखा गया है, तो इस संघ में जीवों को पृष्ठ रज्जु नॉरकोड या पृष्ठीय खोखलिया तंत्रिकोड, डायरल होलो नर्व कोड और ग्रसनी क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। मतलब इसमें वे सभी जीव जंतु हैं जिसमें क्या है, खोखली तंत्रिका रज्जु यानी तंत्रिका तंत्र उनमें पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें पहला जो वर्ग है वो मत्स्य वर्ग है। किसमें है, मत्स्य वर्ग। अब कॉर्डेटा, अभी जो जितने 10 प्रकार के जो हम लोगों ने संघ पढ़ा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कॉर्डेटा संघ है। आपको याद रखना है सबसे बड़ा संघ कौन सा अपना था, कॉर्डेटा था। दूसरा जो संघ था जो सबसे बड़ा था वो मोलस्का था। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो इसमें मत्स्य वर्ग जैसे ग्लिस द्वार, शरीर का साल या फिर द्विकक्षीय हृदय, इसमें कैसे कितने हृदय होते हैं, 2। इसमें जो भी जीव हैं उस मत्स्य जीवन में आपसे पूछा जाए कि मछली में कितने हृदय, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं। और उभयचर अभी आगे आएगा, उभयचर में कितने होते हैं, वो 3 कच्छ होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मछली में कितने कच्छ होते हैं, 2 कच्छ हृदय में होते हैं। और ये मत्स्य वर्ग जो भी है किस में आते हैं, कॉर्डेटा में ही आते हैं। जैसे रेहू, कोतला, सार्क, ये जो मछलियाँ, जितनी भी मछलियाँ हैं ये सब किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। दूसरा जो है इसको उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो वैसे जीव जंतु जो जल और थल दोनों पे निवास कर सकते हैं। इनमें 3 चेम्बर हार्ट पाए जाते हैं। कितने चेम्बर हार्ट होते हैं, इसमें 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। इसके जो हैं त्वचा जो है उतना हार्ड नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे मेढक हो गया, टोडा हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये सब के सब क्या हैं, उभयचर प्राणी हैं। और ये सभी उभयचर प्राणी जो है कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। किस में आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। इसके बाद जो है सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग किसको कहते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप प्राणी किसको कहते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जिसको चलने के लिए शुष्क वो सल युक्त त्वचा, प्रायः त्रिकक्षीय हृदय। देखिए जितने भी सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें भी कितने कक्षीय हृदय होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं, उनमें भी 3 कक्षीय होते हैं। लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ये कक्षीय हृदय का जो है रिलेशन किससे है, आपको जितनी
एनर्जी की ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए, जीवन यापन करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से आपके शरीर में चैम्बर है, हार्ट में चैम्बर है। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है तो आपके शरीर में 4 चैम्बर होते हैं। अगर आपके शरीर में कम ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है तो आपके शरीर में 3 चैम्बर होते हैं। इसके बाद आता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में क्या होता है, जिनमें पंख होते हैं, खोखली हड्डियाँ होती है, समतापीय और वार्म ब्लडेड है और इनमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। जो भी पक्षी वर्ग हैं, पक्षी वर्ग भी किस में आते हैं, कोर्डेटा में ही आते हैं। किस में होते हैं, कोर्डेटा। अब इसमें कितने पक्षी में कितने होते हैं, तो पक्षी में जो टोटल होते हैं वो 4 कक्षीय होते हैं। कितने कक्षीय होते हैं, तब जितने भी पक्षी हैं उनके जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे कबूतर हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, ये सभी जो हैं किसमें आते हैं, कोर्डेटा में आते हैं। इसके बाद लास्ट है जी स्तनधारी वर्ग, मेमल्स। मेमल्स में क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ, मतलब जितने भी मेमरी ग्लैंड्स हैं, शरीर पे बाल होते हैं, बाह्य कर्णपल्लव होता है, 4 कक्षीय हृदय होते हैं। तो ये क्या है, पूरी तरह से विकसित होते हैं। सबसे एडवांस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यही होता है स्तनधारी वर्ग। ये सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनमें सभी की चीज़ों क्या है, पूरी तरह से पाई जाती है। इनको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। ये निवास करने में भी इनको क्या है, निवास करने में भी या फिर ये अपने जो भी क्रियाकलाप हैं उनको करने में इनको ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके शरीर में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वेल हो गया, चमगादड़ हो गया, गाय हो गया, ये सब के सब क्या हैं, स्तनधारी जीव हैं। सब के सब स्तनधारी जीव हैं। अब तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सब के सब किस में आते हैं, कोर्डेटा फाइलम में आते हैं। किस में आते हैं, कोर्डेटा। तो आपको याद रखना है कि कोर्डेटा फाइलम में कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि मत्स्य वर्ग आता है, दूसरा उभयचर वर्ग आता है, तीसरा जो है रेप्टाइल के बारे में पढ़े हैं, और चौथा जो है पक्षी वर्ग आते हैं, और 5वां जो है स्तनधारी यानी मेमल्स जो हैं वो आते हैं। तो ये जितने भी संघ कोर्डेटा के इम्पोर्टेंट जो हैं वो सब इस एनिमल इसमें अवेलेबल हैं। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे रखते हैं और आशा करते हैं कि मेरी मेहनत आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वीडियो में देखा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें और आपका अभी नहीं तो अगली बार आपका रिजल्ट कंफर्म हो। ये रिजल्ट देखने की खुशी जो है ना बहुत बड़ी होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस बार जो भी होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।